ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही सिमरन ने अनिका की यह बात सुनी कि वो किसी ऐसे डांसर को ले आएगी जो सिमरन से बेहतर डांसर भी होगी और ट्रेनर भी, सिमरन पास वाले सोफे पर बैठकर अपने जूते पहनने लगी। उसने हैंगर पर लगा अपना कोट निकालकर पहन लिया। सिमरन ने अपनी बेटी मिस्का का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर जाने लगी। 2 कदम चलकर सिमरन रुक गई और अनिका की ओर देखकर कहा, ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि आपको आने वाले 10 से 15 साल में मुझसे बेहतर डांसर मिल जाए। और हाँ, और एक बात, तुम क्या नाम बताया था? खैर, जो भी नाम हो आपके, जब तक आपको मुझसे बेहतर डांसर नहीं मिल जाता तब तक आपकी बेटी मेरी डांस क्लास अटेंड नहीं कर सकती। बाय। सिमरन मिस्का का हाथ पकड़कर डांस रूम से बाहर निकलने लगी। वो दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी कि किसी ने जोर से उसके कंधे मजबूती से पकड़ लिए और उसका सर दीवार की ओर दबा दिया। सिमरन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वह स्ट्रॉन्ग ग्रिप से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। सिमरन का मुंह दीवार से दबा हुआ था और वह दबी हुई आवाज में चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, यह क्या कर रही हो तुम, छोड़ दो मुझे। तभी पीछे से एक बड़ी ही पोलाइटली आवाज सिमरन के कानों पर पड़ी। अनिका ने सिमरन के कानों के पास आकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर आज तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। सिमरन का मुंह अभी भी दीवार से लगा हुआ था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अनिका ने अभी अभी उसके साथ यह किया था। पूरी ताकत लगाते हुए सिमरन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका, जो एक ट्रेंड मार्शल आर्ट की स्टूडेंट थी, उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप से निकल पाना सिमरन के लिए नामुमकिन था। सिमरन मदद के लिए आसपास खड़े टीचरों को आवाज लगाने लगी, हेल्प, समवन हेल्प मी, मुझे जंगली औरत से बचाओ। लगता है यह औरत किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से कनेक्शन रखती है, हेल्प मी। आसपास खड़े टीचर इतने शौक में चले गए थे कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त वो किसका साथ दें। अनिका ने अपनी पकड़ सिमरन पर और मजबूत बना दी। सिमरन का मुंह दर्द की मारी खुल गया था। सिमरन को अब तक यह पता चल चुका था कि वह कितने भी कोशिश कर लेती, अनिका की बेहद मजबूत ग्रिप से वह छूटने वाली नहीं थी। अनिका ने फिर से धीमी आवाज में सिमरन के कान में कहा, यह सब खत्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तुमने आज जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए माफी मांग लो और यहाँ से आराम से चली जाओ। जब सिमरन ने देखा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तो उसने तेज सांसें छोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी सुनते ही अनिका ने तुरंत सिमरन की कलाइयों और गर्दन से अपनी पकड़ एक झटके में छोड़ दी। झटके के कारण सिमरन अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरी। 2 मिनट सिमरन ने हेवी ब्रीथिंग करके अपने आप को नॉर्मल किया। फिर अपना पर्स उठाकर वह अपने गर्दन सहलाने लगी। गर्दन पकड़कर सिमरन अनिका को घूरने लगी। अनिका ने सिमरन को एक स्माइल दिया और फिर अनिका ने सोफे पर लेटी रिया को अपने गोद में उठा लिया। रिया, जो अभी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी, इस बार अनिका ने देखा कि वह मुस्कुराने लगी थी। अपने कंधों पर रिया का सर रख के अनिका ने रिया के कान में कहा, कैरेक्टर मत छोड़ना। यह कहते हुए अनिका रिया को लेकर डांस रूम से बाहर चली गई। डांस रूम के अंदर मौजूद हर शख्स अनिका के इस बिहेवियर से हैरान हो गया था। कुछ टीचर मन ही मन यह सोचकर खुश भी हुए थे कि सिमरन जैसी बदतमीज औरत के साथ जो कुछ भी हुआ था वह अच्छा हुआ था। तभी डांस रूम में प्रिंसिपल सर आए। उन्होंने एक किन्नरी टीचर से पूछा, मैं काफी देर से सीसीटीवी कैमरा में देख रहा हूँ, आखिर चल क्या रहा है इस रूम में? प्रिंसिपल के मुंह से यह सब सुनते ही सिमरन जोर जोर से चिल्लाने लगी। सिमरन ने अपना विक्टिम कार्ड बहुत खूबी से पेश किया था। वह प्रिंसिपल से कहने लगी, देखिए सर, मेरे ऊपर अटैक हुआ है। एक क्रिमिनल औरत ने इस डांस रूम में सबके सामने मेरी जान लेने की कोशिश की है। हो सकता है वह औरत मेरे किसी जीलियस कंपटीटर की खरीदी हुई अटैकर हो। आजकल तो लोग अपने रास्ते से कंपटीशन हटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसी 2 टके की औरत को हायर करके शायद मेरे दुश्मन मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो। आई विल कॉल द पुलिस। मैं अभी के अभी पुलिस बुला रही हूँ और उस औरत को उसके किए की सजा दिलाकर रहूंगी।
सिमरन को इस तरह चिल्लाते हुए प्रिंसिपल सिमरन से कहा, देखिए मिसेज मेहरा, आप तो इतने बड़े खानदान की बहुत समझदार औरत हैं। आप तो जानती हैं ऐसा करने से स्कूल की रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा। आखिर आपकी भी तो बेटी इसी स्कूल का हिस्सा है। रही बात उस औरत की, तो उनका रिकमेंडेशन देश के काफी मशहूर लोगों ने दिया है, जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मेरे पास उनकी बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही प्रिंसिपल ने यह कहा कि अनिका की पहुंच बहुत ऊपर के लोगों तक है, सिमरन ने अचानक ही शोर मचाना बंद कर दिया। आखिर सिमरन को अपने खानदान और अपने खानदान की पहुंच पर बहुत गर्व था। वो सोच में पड़ गई कि आखिर अनिका की पहुंच इतनी ऊपर तक कैसे हो सकती थी, जबकि उसके कपड़ों से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई बहुत पैसे वाले खानदान से बिलोंग करती हो। प्रिंसिपल साहब की बात मानते हुए सिमरन ने पुलिस को बुलाने की जिद छोड़ दी और अपनी बच्ची को लेकर वहां से चली गई। डांस रूम में खड़े बाकी के लोग हैरानी से प्रिंसिपल की ओर देखने लगे। गाड़ी में बैठकर अनिका और रिया जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने कार चला रही अनिका को पैसेंजर सीट पर खड़े होकर हग भी कर लिया। अनिका ने रिया को अपनी आंखों के सामने से धीरे से हटाते हुए कहा, डोंट बी अ किड रिया, कितनी बार कहा है जब मम्मा ड्राइव कर रही हो तब ऐसी हरकतें मत किया करो। रिया ने कार सीट पर बैठे हुए अपनी मम्मा से कहा, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ऐसी हरकतें ना किया करो जिससे मुझे आप पर इतना प्यार आ जाए। रिया की हाजिर जवाबी देखकर फिर से अनिका को रिया पर आया हुआ सारा गुस्सा गायब हो गया। पैसेंजर सीट पर बैठी रिया ने अनिका से कहा, मम्मा तुम श्रेया मासी को दिल्ली क्यों नहीं बुला लेते? श्रेया मासी के डांस के आगे यह मिस्का की मम्मी तो कुछ भी नहीं। वह अगर डांस सिखाएगी मुझे तो 2 दिन में मैं दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया के बेस्ट डांसर का अवार्ड जीत जाऊंगी। अनिका ने रिया को आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जब अनिका ने सबके सामने स्कूल में यह कहा था कि वह सिमरन मेहरा से भी अच्छी डांसर को जानती है, तब रिया को यही लगा था कि वह श्रेया मासी को दिल्ली बुलाएंगे। मगर अपने मम्मा के मुंह से श्रेया मासी के लिए ना सुनकर रिया हैरान हो गई थी। अगर वह श्रेया मासी को नहीं बुलाना चाहती थी तो फिर इतनी बड़ी चैलेंज करके उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया था? कंफ्यूज रिया के चेहरे को देखकर अनिका ने उसके गाल दबाते हुए कहा, श्रेया मासी खुद ही अगले हफ्ते दिल्ली आ रही है। इंटरनेशनल हिप हॉप डांसिंग स्टार जज बनने। अनिका के मुंह से यह सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर जोर से कहा, मम्मा यू आर द बेस्ट एंड श्रेया मासी यू आर द बेस्ट टू यू। अनिका और रिया की बात अभी खत्म ही हुई थी कि कार मल्होत्रा हाउस में एंटर हुई। बाहर गार्डन में श्वेता अंजलि मामी के साथ कुछ बात कर रही थी। जैसे ही अनिका गाड़ी से उतरकर गार्डन की ओर रिया के साथ आई, रिया ने श्वेता को देखकर जोर से आवाज लगाई, मासी आज मेरे स्कूल का पहला दिन था। श्वेता ने रिया को प्यार करते हुए पूछा, कैसा रहा नन्ही गुड़िया का पहला दिन? रिया ने अनिका की ओर देखकर आंख मारते हुए कहा, आज का दिन कोई खास नहीं था, वही बोरिंग सा जैसे हर स्कूल में होता है। आज कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे यह कहा जा सके कि मजा आ गया। अंजलि और श्वेता को भी हंसी आ गई। श्वेता ने बड़ी एक्साइटमेंट से अनिका से कहा, दीदी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम भी सुनोगी तो पागल हो जाओगी। तुमने जो फार्मूला दी थी मुझे अमृत टेबलेट्स बनाने की, वो फार्मूला बिल्कुल पुल प्रूफ है। हम जल्द से जल्द टेबलेट का मास प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। नई फार्मूला के जरिए मिनिमम वेज मैक्सिमम आउटपुट मिल सकेगा और टेबलेट की सेफ लाइफ पहले की टेबलेट के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। तुमने तो वह कर दिया जो शायद आयुर्वेद की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला देगा। श्वेता ने अनिका के दोनों कंधों को पकड़कर उसे घुमा दिया। पास बैठी अंजलि मामी ने अनिका और श्वेता को रोकते हुए कहा, अरे संभल कर, गिर जाओगी दोनों। और हाँ, काम की बातें तो चलती रहेगी, बड़ी बड़ी बातों में उलझकर छोटी छोटी बातें मत भूल जाना। जैसे ही अपनी मम्मी को यह कहते हुए श्वेता ने सुना, उसने अनिका का एक हाथ पकड़कर उससे पूछा, दीदी क्या तुम मुझे आज कंपनी दोगी? अनिका ने अंजलि मामी की ओर देखा और श्वेता से पूछा, हाँ बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? श्वेता ने अपने मम्मी की ओर देखा और फिर कुछ सोचकर अनिका दीदी से कहा, दीदी दरअसल मेरी एक डांसिंग ट्यूटर है, मैं सोच रही हूँ कि अगर वो कोई अच्छे से गाने पर हम दोनों के लिए एक डांस कैरियोग्राफर कर दे तो आने वाली डांस पार्टी में हम दोनों वह डांस सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अनिका आज बहुत थक चुकी थी, उसे डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ना ही उसका कोई मूड था।
दरअसल अनिका जब भी काम नहीं करती थी, वह यह चाहती थी कि वह सो जाए। अनिका की नींद पूरी न होने पर उसकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता था। यही वजह थी कि उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी कंटिन्यू नहीं की थी। और अगर अनिका को अपनी नींद कंप्रोमाइज करके कुछ करना ही होता तो वह या तो अपने पेशेंट की देखभाल करती या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करती या फिर रिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती। किसी और चीज के लिए टाइम निकालना उसे टाइम की बर्बादी लगती थी। अनिका ने श्वेता को बहुत समझाया कि वह डांस नहीं करना चाहती थी, मगर श्वेता ने किसी तरह अनिका को कन्विंस कर लिया अपने साथ आने के लिए। दोनों कार में बैठकर बंगले से बाहर निकल गई। अंजलि मामी रिया को लेकर बंगले के अंदर चली गई। कार में बैठकर श्वेता ने अनिका से पूछा, दीदी एक बात बताओ, क्या तुम डांस करना जानती हो? बोलो ना। अनिका ने मुस्कुराते हुए श्वेता की बात का जवाब दिया और कहा, हाँ थोड़ी बहुत हाथ हिला लेती हूँ। तुम उसे डांस भी कह सकती हो। यह बात सुनकर दोनों हंसने लगी। मल्होत्रा हाउस में अंजलि मामी ने रिया को नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद रिया ने बहाना बनाते हुए अंजलि मामी से कहा, आज पहले ही दिन स्कूल में बहुत सारा होमवर्क दे दिया है मुझे। आई थिंक मुझे अब बेडरूम में जाकर 3-4 घंटे होमवर्क करना पड़ेगा। अंजलि मामी रिया की यह बात सुनकर रिया पर प्राउड फील करने लगी थी, मगर रिया के शैतानी दिमाग में यह प्लानिंग चल रही थी कि 4 घंटे तक वह अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करके अपने गेमिंग टेबलेट पर अपनी फेवरेट गेम खेलेगी और मामी को लगेगा कि रिया होमवर्क कर रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। मामी को किस करके रिया ऊपर अपने कमरे में चली गई। बेडरूम में रिया ने जैसे ही अपना गेमिंग टेबलेट ऑन किया, उसने देखा कि उसके फैन नानू ऑलरेडी उसके लॉगिन करने का इंतजार कर रहे थे। रिया अपने फैन को इस तरह देखकर सरप्राइज हो गई। रिया ने देखा कि उसके नंबर 1 फैन का ऑफिशियल आईडी अब एनोनिमस नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना नाम बदलकर फैन नानू ही रख दिया था। यह देखकर रिया इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसने अपने फैन नानू को प्यार वाली इमोजी सेंड कर दी। तभी अचानक रिया की स्क्रीन पर बहुत सारे पेंडिंग मैसेजेस फ्लैश होने लगे। उसके फैन नानू ने उसे अब तक कई सारे मैसेजेस लिख दिए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वेटिंग फॉर यू, व्हेन विल यू लॉग इन। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके फैन नानू ने रिया के लिए काफी सारे टोकन भी रखे थे। और रिया का टोकन बैलेंस अब इतना था कि दुनिया भर के गेमिंग एक्सपर्ट रिया से जिलस फील करके उसे ट्रोल करने लगे थे। किसी ने लिखा था, यह कोई चीटर है, कोई बच्ची इस तरह खेल ही नहीं सकती। तो किसी ने लिखा था, वॉइस चेंजर से अपनी आवाज बच्चे की तरह निकालकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? तुम हम गेमर्स की दुनिया का एक दाग हो। फैन नानू रिया के सपोर्ट में कमेंट करते हुए लिख रहे थे, अगर तुम उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हो तो नीचा दिखाने के लिए उस पर इल्जाम लगाना बंद करो, एक छोटी सी बच्ची है यह कहते हुए फैन नानू ने रिया के सपोर्ट में और टोकन भेज दिए। तभी किसी ट्रोलर ने यह लिख दिया, माय गॉड, कौन है यह बंदा जो अपनी जिंदगी भर की कमाई एक गेम को सपोर्ट करने के लिए खर्च कर रहा है? भाई, तुमने अब तक जितने टोकन इस लिटिल एंजल को सपोर्ट के लिए दिए हैं ना, उतने में कई लोग अपनी जिंदगी बिता लेते हैं। यह सारी बातें सुनकर रिया को अपने फैन नानू के लिए बहुत बुरा फील होने लगा था। रिया ने नानू को कमेंट में लिखा, स्टॉप सपोर्टिंग माय फैन नानू, आई विल मेक यू प्राउड बाय माय गेमिंग एबिलिटी। देख लेना, यह सारे लोग जो इस वक्त मुझे ट्रोल कर रहे हैं, वह मिलकर भी मुझे गेम में नहीं हरा पाएंगे। तभी किसी ट्रोलर ने रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हराने की बात तो तुम करना ही मत, यू आर चीटर। अगर तुम सचमुच कोई बच्चे हो तो फिर दुनिया के सामने क्यों नहीं आते? मुझे पता है कि तुम एक प्रोफेशनल गेमर हो जिसकी उम्र कम से कम 25 से 30 साल की है, और यह नानू और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ही कोई इन्वेस्टर है जो लोगों को उकसा रहा है कि तुम पर ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, और एक दिन तुम दोनों अचानक ही गेमिंग की दुनिया से गायब हो जाओगे। फैन नानू ने इस ट्रोलर को कमेंट करते हुए लिखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम उस बच्ची पर गलत इल्जाम लगा रहे हो पूरी दुनिया के सामने। ट्रोलर ने फैन नानू की कमेंट पर अपना रिप्लाई लिखा, अगर ऐसा नहीं है तो कहो तुम्हारी स्वीट एंजल अपना कैमरा ऑन करे और चेहरा दिखाए। अगर वह सच्ची होती तो अपना कैमरा बंद नहीं रखती। ट्रोलर की इस कमेंट पर रिया ने अपनी माइक पर सबसे कहा, किसने कहा कि मैं अपना कैमरा ऑन नहीं करना चाहती? अगर तुम सच बोल रही हो तो कैमरा ऑन क्यों नहीं करते? क्या लिटिल एंजल कभी अपना कैमरा ऑन करेगी? मुझे लगता है इतनी हिम्मत नहीं है वह अपना चेहरा दिखाएं।
मुझे तो यह भी लगता है कि शायद यह जो कोई भी है जो स्वीट एंजल के नाम से अपनी आवाज बदलकर हम सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, वह इतना बदसूरत है कि कैमरा ऑन करने में उसे डर भी लगता है। अचानक ही रिया की स्क्रीन पर तरह तरह के कमेंट फ्लैश होने लगे जो लिटिल एंजल को फेक अकाउंट आईडी मान रहे थे। अब वह रिया की असलियत जानने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रिया को ट्रोल करने वाले ही थे, काफी लोग रिया के सपोर्ट में भी अपने आर्गुमेंट सामने रख रहे थे। रिया के किसी सपोर्टर ने कहा, अरे भाई, अगर तुम्हें इस बच्ची पर विश्वास नहीं है तो यह प्लेटफॉर्म छोड़ क्यों नहीं देते? और कई सारी गेम्स है और कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, उन्हें जाकर ज्वाइन कर लो। तब किसी ने कहा, बस क्योंकि तुम किसी बच्ची को हरा नहीं पा रहे हो, एक बच्चे के आईक्यू को मैच नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए एक बच्चे को डिग्रेड करना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। तो किसी ने कहा, अरे इतनी प्यारी आवाज क्या कोई मशीन निकाल सकता है? इतनी प्यारी आवाज तो किसी खूबसूरत बच्चे की ही हो सकती है। आई लव माई लिटिल एंजल, आई लव यू स्वीटी, आई लव योर वॉइस। यह कहकर रिया के सपोर्टर्स उसके लिए हजारों टोकन फिर से फंड करने लगे और रिया के फैन यानी कि उसके नानू ने 10,000 टोकन फिर से रिया के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। यह देखते ही एक रिया के हेटर ने फिर से ट्रोल करते हुए लिखा, किस तरह ऐसे लोग दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे लोगों को गेमिंग प्लेटफॉर्म पर से हटा देना चाहिए, वरना लोगों का गेमिंग की दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। अगर यहाँ भी लिटिल एंजल जैसे चोर आने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब कानून की नजर हमारे इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पड़ेगी और इसे बंद करवा देगी। तभी रिया के फैन नानू ने कमेंट की, अरे भाई, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो बाय आर यू हियर? किसी ने तुम्हारे गले पर चाकू रखकर तुमसे कहा नहीं है कि यहाँ पर रहो, छोड़कर चले जाओ इस पेज को। लिटिल एंजल एक हीरो है और हम सब उसे चाहते हैं। अगर तुम नफरत करते हो तो चले जाओ यहाँ से। तभी रिया के एक सपोर्टर्स ने फैन नानू की कमेंट पर लिखते हुए कहा, मगर एक बार तो मैं भी जानना चाहूंगा, अगर हमारी लिटिल एंजल कोई फ्रॉड नहीं है तो अपने आप को छुपा क्यों रही है? जब रिया ने देखा कि उसके लॉयल फ्रेंड्स भी अब उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो उसने बहुत धीमी मगर कॉन्फिडेंस आवाज में माइक के पास आकर कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। यह सुनते ही रिया के विरोधियों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, कहा था ना यही होगा, अब जाकर सच बोली हो, अब तक झूठ बोलकर बहुत बेवकूफ बना लिया लोगों को। इस तरह की थोड़ी कमेंट्स जब आने लगी तब रिया ने अपने माइक के पास जाकर बोली, आई एम ऑलरेडी 6 years old, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। यह बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। रिया के यह कमेंट सुनते ही अचानक पेज से जुड़े सारे लोग शांत हो गए। रिया के एक सपोर्टर ने कमेंट करते हुए कहा, बच्चे अब बहुत हो गया, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बच्चा बनने का नाटक करना कोई गुनाह नहीं है, आखिर बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अब अगर तुम ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देना चाहोगी तो लोगों को लगेगा कि तुम फिर कोई नया नाटक कर रही हो, इसलिए अभी इस बात को यही रहने दो। फिर से एक ट्रोलर ने अपने कमेंट में लिखते हुए कहा, अब ज्यादा इनोसेंट बनना छोड़ दो। बहुत खूब, मैं 6 साल की बच्ची हूँ, कोई बच्ची नहीं रही, यह कहकर लोगों को फिर से फंसा रही हो। तुम कम से कम 40 से 50 साल की हो जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही हो। मुझे बताओ, कोई 6 साल की बच्ची क्या इतना अच्छा पढ़ सकती है? क्या इतने अच्छे जवाब दे सकती है? अरे इस लड़की की टाइपिंग स्पीड देखो, किसी 30 साल के इंसान में भी इतने स्पीडी हैंड रिफ्लेक्सेस नहीं होते। मुझे तो लगता है यह कोई 25-26 साल की डरावनी दिखने वाली एक कौन वुमन है जो ऑनलाइन लोगों को फंसाने का काम करती है। तभी किसी ने यह भी लिखा, अभी थोड़ी देर पहले इस लिटिल एंजल ने कहा था कि मैं अपना कैमरा ऑन करने वाली हूँ। क्या हुआ उस बात का? मुझे लगता है जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बार बार यह बातें की जा रही है ताकि उसके सपोर्टर्स बढ़ते जाएं और उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते जाएं। मगर मुझे यकीन है कि कैमरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि अगर कैमरा ऑन हो गया तो इन चोरों का रैकेट हम सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा। रिया ने अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों के इतने सारे एलिगेशंस का सामना नहीं किया था। रिया ने अपने डेस्क पर जोर से हाथ मारकर कहा, ओके, मैं अभी कैमरा ऑन करती हूँ, वेट अ मिनट। जैसे ही रिया ने यह कहा, गेमिंग पेज पर लोगों ने थम्स अप दिखाती हुई काफी इमोजीज भेजी। वहाँ मारवा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के टॉप फ्लोर पर रोहित मारवा अपने दिन के काम से अभी अभी फ्री हुआ था। उसने सामने बैठे आर्यन को देखा। आर्यन पढ़ाई करते करते हमेशा की तरह सो गया था। रोहित आर्यन के पास गया और आर्यन की किताब बंद करके एक साइड में रख दी।
जैसे ही रोहित ने आर्यन के चेहरे को ध्यान से देखा, पता नहीं क्यों मगर अचानक ही रोहित को गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सुनी हुई उस बच्चे की आवाज याद आ गई। लिटिल एंजल की याद आते ही रोहित ने अपने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसके गेमिंग एप्लीकेशन के साइट पर लॉगिन किया। साइट खुलते ही रोहित ने लिटिल एंजल की आईडी सर्च की। आईडी के सामने आते ही जब रोहित ने लिटिल एंजल की रिसेंट एक्टिविटी पर टैप किया तो अचानक उसकी स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस फ्लैश होने लगे। किसी ने लिखा था, ओह माय गॉड, शी इज रियली अ किड। यह तो सचमुच एक छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी गुड़िया, सो क्यूट। लिटिल एंजल सचमुच 6 साल की बच्ची है। तो किसी ने लिखा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा खेल कैसे रही है। अरे भाई, मुझे जोर का झटका लगा है, कोई मेरी मदद करो। तो किसी ने लिखा था, लगता है यह लिटिल एंजल भगवान का कोई करिश्मा ही है और भगवान ने इसी के अंदर सब कुछ डाल दिया है। गुड लुकिंग चेहरा, तेज दिमाग, बात करने की सेंस और बड़ों को रिस्पेक्ट देने की काबिलियत। शी इज जस्ट टू एडोरेबल। जब रोहित ने पेज को गौर से देखा तो वह वहां पर गेम का कोई इंटरफेस नहीं था, मगर जहां पर चैट चल रही थी उसके टॉप कॉर्नर में एक छोटी सी विंडो थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही थी। बच्ची लगभग 6 या 7 साल की लग रही थी। छोटी सी विंडो में यह देखकर कहना मुश्किल था कि बच्ची ने बीक पहनी थी या उसके रियल बाल थे। उस छोटी बच्ची ने अपने चेहरे पर एक सफेद मास्क लगा कर रखा था। बच्ची को देखकर वह सचमुच किसी परी जैसी लग रही थी। रिया ने अपने हाथ में एक छोटी सी स्टिक भी पकड़ी थी। अपने ट्रोलर को वार्निंग देते हुए रिया ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अब देख लिया मैं कौन हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोलती, आई नेवर लाई। अब जिन जिन लोगों ने मेरे फ्रेंड नानू का और मेरे सपोर्टर्स का डिसरिस्पेक्ट किया है वह मेरे लॉयल फ्रेंड से और मुझसे माफ़ी मांगे। तभी स्क्रीन से कमेंट्स आने लगे, ओह माय गॉड, यह सचमुच 6 साल की है। भाई, मेरा तो एक्सपीरियंस शब्द से भरोसा ही उठ गया है। किसी ने लिखा, आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, प्लीज फॉरगिव मी बिग बॉस। रिया के जितने भी ट्रोलर्स थे वो सब या तो गायब हो गए थे या तो अब उन्हें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी किसी ने पूछा, मगर तुमने यह मास्क क्यों पहना है? क्या हम सब जो तुम्हारे लॉयल फैंस हैं उनका तुम पर इतना भी हक नहीं कि मास्क के पीछे का तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देख सकें? तो किसी ने लिखा, स्वीट एंजल, क्या तुम एक बार अपना मास्क हटाकर अपनी प्यारी सूरत हमें दिखा सकती हो? रिया ने सबको अपना हाथ दिखाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी माई फ्रेंड्स एंड माई सपोर्टर्स, मैं यह मास्क नहीं निकाल सकती। मुझे डर है कहीं मेरे डैड मुझे देख न ले। रिया की इस बात पर किसी ने कहा, मगर तुम डर क्यों रही हो? गेमिंग प्लेटफॉर्म से तुम इतने पैसे बना रही हो, मुझे लगता है इतने पैसे लेकर तुम्हारे पापा को तुम पर गर्व होगा, वह तुम्हें नहीं डांटेंगे। तो किसी ने कहा, बिल्कुल ठीक, अगर मेरी इतनी प्यारी बेटी होती तो मैं उसे यह करने के लिए कभी नहीं डांटता। तभी रिया ने अपने फ्रेंड्स का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मेरे डैडी मुझे डांटेंगे नहीं, मगर मुझे अपनी मम्मा से दूर ले जाएंगे और फिर शायद मैं अपनी मम्मा को कभी वापस न देख सकूं। रिया के टॉप फैन यानी उसके फैन नानू ने रिया की इस बात पर लिखा, तब तो तुम्हारे पापा एक बहुत ही जिद्दी और सरफिरे इंसान लगते हैं। रिया की बाकी सपोर्टर्स ने फैन नानू के इस कमेंट के साथ अग्री किया। किसी ने पूछा, क्यों? तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों ले जाएंगे? क्या तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं? क्या तुम्हारे पापा को यह लगता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखती? तो किसी ने लिखा, माय गॉड, इस दुनिया में ऐसे फादर्स भी हैं? ऐसा इगोइस्टिक बाप तुम जैसी बच्ची डिजर्व नहीं करता। तभी किसी ने लिखा, देखो, मैं यह बात मानता हूँ कि बच्चों को सारा दिन गेम नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अभी अभी मैंने लिटिल एंजल के रिकॉर्ड चेक किए हैं, बहुत कम टाइम गेम में लॉग इन करती है, मेरे ख्याल से 2 घंटा पर डे। आई एम श्योर बच्चों को 2-3 घंटे का खेल तो मिलना ही चाहिए। लिटिल एंजल की माँ ने उसकी परवरिश सही की है। आई हेट योर डैड। रिया ने इशारे से कैमरा के सामने सबको ऐसा लिखने से मना किया और माइक के पास आकर कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे डैड को तो पता ही नहीं है कि मेरी मम्मा ने मुझे जन्म दिया है, तो अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो मुझे मम्मा के पास से ले जाएंगे। इस बात से हैरान होकर किसी लड़की ने कमेंट की, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेले ही पाला है?
तुम्हारी मम्मा तो कोई हीरोइन से कम नहीं लगती। जैसे ही रोहित ने यह कमेंट पढ़ी, उसे अचानक आर्यन की याद आ गई। साथ ही रोहित को आर्यन की माँ पर भी गुस्सा आया कि एक तरफ इस लिटिल एंजल की माँ थी जो इतनी महान थी, और एक तरफ आर्यन की माँ जो माँ कहलाने की लायक भी नहीं थी। आर्यन की माँ की याद आते ही रोहित की आंखों में खून सवार हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। रिया कुछ कहने वाली थी, तभी उसने अपनी स्क्रीन पर देखा रिया को फिर से 10,000 का सपोर्ट अपने किसी फ्रेंड से मिला था। रोहित का गुस्सा आर्यन की माँ के लिए बढ़ता ही जा रहा था। अनजाने में अपने हाथ से आर्यन की जो किताब पकड़ी हुई थी वह रोहित के हाथ से छूट गई और पास पड़े आर्यन के राइटिंग टेबल पर पड़ी किताब की आवाज आते ही आर्यन जाग गया। रोहित को इस तरह उसके सामने खड़ा देखकर आर्यन घबरा गया था। आर्यन को लगा कि क्योंकि वह पढ़ते पढ़ते सो गया था, रोहित उससे नाराज हुआ होगा। आर्यन ने बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को प्लीड करते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, मेरी आंख लग गई थी। आर्यन की आंखों में अपने लिए इस तरह डर देखकर रोहित को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक तरफ उसे रिया के डैड पर गुस्सा आ रहा था और आर्यन की माँ के बारे में सोचते ही रोहित के सर पर खून सवार हो जाता था। लेकिन जब उसे रोहित को इस बात का पता चला कि उसका अपना बेटा उससे इतना डरता है, तब अचानक ही रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। उसने आर्यन के बगल में बैठकर आर्यन से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, ताकि बड़े होकर तुम अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें मुझसे या किसी से भी डर कर जीना है। कहीं न कहीं रोहित यह भी चाहता था कि आर्यन भी रिया की तरह एक निडर बच्चा बने, जो बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी जानता हो और साथ ही किसी गलत बात का मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता हो। आर्यन की किताबें साइड में रखते हुए रोहित ने आर्यन से कहा, तुम्हें कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है, इसका फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी मंजिल भी तुम ही तय करोगे और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी तुम्हें ही चुनना होगा। आज से मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें होमवर्क करना है या पढ़ाई करनी है, बल्कि तुम खुद ही इस बात का अंदाजा लगाओगे कि तुम्हें कब और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। यह कहते हुए रोहित आर्यन के बगल से उठकर फिर से अपने डेस्क की ओर चला गया। रोहित ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिटिल एंजल की विंडो इनलार्ज करने की कोशिश की। उसने देखा कि बच्चे के चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। रोहित ने बच्चे को 10,000 टोकन का सपोर्ट भेजते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अपने पापा से डरना नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे पापा तुम जैसी गुड़िया डिजर्व ही नहीं करते हैं। जैसे ही रिया ने रोहित मारवा के अकाउंट से यह कमेंट आते हुए देखी, रिया ने बिना सोचे माइक पर कह दिया, पापा, आप अपने बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हो। जैसे ही रिया ने माइक पर यह कहा, रिया को अपनी गलती रियलाइज हुई और हड़बड़ाहट में उसने अपना बैलेंस खो दिया। बैलेंस खोते ही रिया के मुंह से मास्क नीचे गिर गया। रिया को गिरते हुए देख रोहित को भी एक झटका लग गया। उसने अपनी जगह से उठकर रिया को संभालने की कोशिश की। रोहित को रियलाइज हुआ कि रिया स्क्रीन के उस तरफ थी और वह चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। जैसे ही रोहित ने रिया का चेहरा देखने के लिए लिटिल एंजल की विंडो पर क्लिक किया तो बहुत सारे टोकन की बारिश स्क्रीन पर होने लगी। टोकन के विजुअल इफेक्ट्स के बीच में रिया का चेहरा छुप गया था। रोहित ने जल्दी ही अपनी सेटिंग्स में जाकर विजुअल इफेक्ट्स ऑफ वर्चुअल गिफ्ट को टर्न ऑफ कर दिया। जब तक रोहित विजुअल इफेक्ट टर्न ऑफ करता, लिटिल एंजल ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। जब रोहित ने देखा कि लिटिल एंजल की विंडो पर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, तो रोहित बहुत निराश हो गया। रोहित बार बार विंडो पर क्लिक करता रहा, मगर कुछ ही देर में उसे पता चल चुका था कि लिटिल एंजल का चेहरा देखने का मौका उसने गंवा दिया था। रोहित को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर जिस बच्ची को उसने एक या 2 बार आवाज सुनी थी, उस बच्ची का चेहरा देखने के लिए रोहित इतना क्यों क्यूरियस हो रहा था। रोहित ने अपना मोबाइल फोन अपने डेस्क पर रखा और अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर बैठ गया। तभी मोबाइल के स्पीकर से उस नन्ही बच्ची की क्यूट सी आवाज रोहित को सुनाई दी, थैंक यू फॉर द टोकन्स फैन नानू। ये कहकर रिया ने फैन नानू को फ्लाइंग किस दी। यह सुनकर कहीं न कहीं रोहित को जलन हो रही थी। रोहित ने सोचा कि उसने भी रिया को काफी टोकन सपोर्ट में दिए थे, फिर आखिर उसे क्यों फ्लाइंग किस नहीं मिले। रोहित ने झट से अपना फोन उठाया और 20,000 टोकन लिटिल एंजल सपोर्ट में भेज दिए। कुछ ही सेकेंड में जब सामने से रिया की नन्ही आवाज फिर से सुनाई दी, वाओ डैडी, यू आर सो अमेजिंग। फैन नानू के साथ मिनी बैटल में रोहित ने अपनी पहली बार जीत लिखवा दी थी।
इसके बाद 2 घंटे तक रिया गेमिंग प्लेटफॉर्म पर गेम खेल रही थी। रिया के सपोर्टर्स बढ़ते जा रहे थे, जो देखकर रोहित को भी प्राउड फील हो रहा था। जैसे ही 2 घंटे खत्म हुए, रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म कर दी और डिनर के लिए रेडी होने लगी। जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म हुई, रिया ने लॉग आउट करने से पहले अपने स्क्रीन पर अपनी फ्रेंड लिस्ट में हाईएस्ट रैंकिंग फैन को देखा। आज उसके फैन नानू ने 80,000 टोकन का सपोर्ट रिया को भेजा था, जो कि फर्स्ट रैंक पर थे, और दूसरे रैंक पर उसके डैडी रोहित मारवा, जिन्होंने 16,000 टोकन का सपोर्ट भेजा था। रिया को यह देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज तक उसके पापा ने उसे कोई पॉकेट मनी नहीं दी थी। इसलिए रिया को इस बात का सर्टिफिकेशन मिल रहा था कि अब एक साथ उसके अपने पापा से अपनी सारी पॉकेट मनी वसूल कर ली थी, वह भी विथ इंटरेस्ट। मगर साथ ही रिया को अपने फैन नानू पर भी प्राउड फील हो रहा था कि बिना जाने वो रिया को इतना सपोर्ट कर रहे थे। रिया ने उसकी फैन नानू के विंडो ओपन करके उनके प्राइवेट चैट में जाकर उनको एक वॉइस मैसेज भेजा। गुलेरिया हाउस में एक दिन पहले होश में आते ही करण गुलेरिया ने पास्ता बनवाने को कहा था, मगर पास्ता के 2 चम्मच खाते ही करण ने फिर से खाना खाना बंद कर दिया था। करण गुलेरिया अभी बेड पर लेटे हुए थे। उनके बगल में एक टेबल था, जिससे वह रिया के गेमिंग एक्टिविटीज पर नजर रखते थे। जैसे ही लिटिल एंजल ने अपना लाइव स्ट्रीम खत्म किया, करण गुलेरिया की आंखों की चमक फिर से गायब हो गई। वह फिर से बीमार लगने लगे थे और उन्हें इस बात का इंतजार था कि कब लिटिल एंजल फिर से ऑनलाइन दिखाई देगी। आज करण गुलेरिया स्पेशली इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने लिटिल एंजल का चेहरा देखा था। जब रिया के मुंह से मास्क गिरा था तो कुछ देर के लिए ही सही करण गुलेरिया ने रिया का चेहरा जरूर देखा था। जब वो रिया को याद कर रहे थे, उन्हें अचानक ऐसा लगने लगा जैसे उन्होंने पहले कहीं इसे देखा था। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कब वह इस बच्चे को मिले थे, मगर उन्हें इतना यकीन था कि वह इस चेहरे को जरूर जानते थे। रिया को याद करते ही करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मन ही मन उन्होंने यह भी सोचा, शायद लिटिल एंजल इतनी क्यूट बच्ची थी कि करण गुलेरिया को एक बारबी डॉल में और लिटिल एंजल में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। जैसे ही मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया ने टेबलेट अपने बगल में रखा, उन्होंने एक मैसेज नोटिफिकेशन सुना। करण ने फिर से टेबलेट उठाई और बगल के टेबल से अपने रीडिंग ग्लासेज फिर से पहनकर उन्होंने जब अपना टेबलेट अनलॉक किया तो वह देखकर बहुत खुश हो गए कि उन्हें लिटिल एंजल ने एक प्राइवेट मैसेज भेजा था। करण गुलेरिया ने जब मैसेज प्ले किया तो उन्हें रिया का रिकॉर्डिंग वॉइस नोट सुनाई दिया। रिया ने उनसे कहा था, हाय नानू, क्या आप मेरे साथ गेम खेलना चाहेंगे? आप डरिए मत, मैं आपको गेम खेलना सिखाऊंगी। करण गुलेरिया को बेशक गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर वह इस छोटे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने का कोई मौका नहीं खोना चाहते थे। इसलिए बिना सोचे बिना समझे जल्दी से करण गुलेरिया ने अपनी दबी कमजोर आवाज में रिया को वॉइस नोट भेजते हुए पूछा, हाउ विल यू टीच मी? कुछ देर बाद फिर से रिया का वॉइस नोट करण गुलेरिया के अकाउंट में फ्लैश हुआ। करण गुलेरिया ने मैसेज प्ले ऑप्शन पर टाइप किया। रिया ने कहा था, पहले हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेंगे। मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। फिर नानू, जब हम सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे, तब मैं आपको मेरी फ्रेंड लिस्ट में से अपने किसी भी गेम में ऐड कर सकूंगी। क्या आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है? करण गुलेरिया ने धीमी आवाज में फिर से रिप्लाई देते हुए कहा, हाँ मेरे पास है। रिया ने करण गुलेरिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक शेयर की। वैसे तो करण गुलेरिया सालों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं थे। बस स्वाति मल्होत्रा ने जब बहुत जिद की थी, तब उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना अकाउंट खुला था। उसके बाद आज तक करण गुलेरिया ने कभी सोशल अकाउंट लॉग इन नहीं किया था। सालों बाद जब रिया के भेजे हुए लिंक से वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग इन हुए, तो यह देखकर हैरान हो गए कि सोशल मीडिया अकाउंट पर लिटिल एंजल का असली नाम रिया गुलेरिया था। करण गुलेरिया ने जैसे ही रिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, रिया ने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद रिया ने करण गुलेरिया को अपनी काफी पिक्चर्स भेजी। करण गुलेरिया के लिए सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट था। करण गुलेरिया ने रिया को मैसेज किया कि मैं इस अकाउंट पर तो आ गया हूँ, पर मुझे करना क्या होगा? इस बात पर फिर से रिया ने उन्हें एक वॉइस मैसेज भेजते हुए कहा, फैन नानू, आज से तुम मेरी ट्रेनिंग के अंदर हो। आपको यह याद रखना है कि आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हर रोज लॉग इन करना है और मुझे मैसेजेस भेजने हैं। हमें एक स्ट्रिक मेंटेन करनी होगी हमारी फ्रेंडशिप की। करण गुलेरिया, स्ट्रिक कभी टूटनी नहीं चाहिए। स्ट्रिक शब्द सुनकर करण कंफ्यूज हो गए।
तभी रिया ने एक मैसेज भेजा, वी मस्ट नॉट लेट स्ट्रिक एक्टिविंग्स। हमें इस स्टोरी को बरकरार रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये स्ट्रिक्स टूटनी नहीं चाहिए। रोज हर महीने, चाहे जितने भी साल हमारी फ्रेंडशिप की स्ट्रिक कभी टूटनी नहीं चाहिए, याद रखना। करण गुलेरिया यह सब सुनकर बिल्कुल शांत हो गए थे। वह मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि आजकल के बच्चे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। मगर रिया की एक्साइटमेंट को कम न होने देते हुए करण गुलेरिया ने रिया के मैसेजेस का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा कि मैं ये स्ट्रिक हमेशा मेंटेन करूं। जैसे ही करण गुलेरिया ने रिया को यह वॉइस नोट भेजा, करण गुलेरिया की केयर टेकर उनके रूम में आई और पूछा, सर आपके खाने का टाइम हो गया है, क्या मैं आपके लिए सूप ले आऊं? करण गुलेरिया ने ये सुनकर मुंह बनाया। उनको खाना खाने की कोई इच्छा नहीं थी, मगर तभी अचानक उन्हें रिया को दिया हुआ प्रॉमिस याद आया। उन्हें रिया के साथ बनी हुई स्ट्रिक मेंटेन करनी थी, और अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है और रिया के साथ स्ट्रिक टूट जाती है तो उस बच्चे का दिल टूट जाएगा। यह सोचते हुए कि स्ट्रिक को मेंटेन करने के लिए उनका जिंदा रहना जरूरी है, करण गुलेरिया ने अपने केयर टेकर से कहा, ठीक है, ले जाओ। इधर अनिका और श्वेता की बताई हुई जगह पर पहुंचे। वह एक बहुत बड़ा डांसिंग स्टूडियो था। डांसिंग स्टूडियो चारों ओर बड़े बड़े मिरर लगाए गए थे। फिर जैसे ही श्वेता अंदर एंटर हुई, एक 22-23 साल का लड़का मुस्कुराते हुए श्वेता के पास आया। श्वेता ने उस लड़के को हग करते हुए हेलो कहा और अनिका के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। श्वेता बोली, सी इज माई सिस्टर अनिका, और अनिका यह मेरा बॉयफ्रेंड है राहुल। बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही अनिका ने आईब्रो ऊपर करके श्वेता को एक लुक दी और फिर राहुल से हेलो कहा। डांसिंग हॉल के एक तरफ जब अनिका, श्वेता और राहुल बातें कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ से कुछ लोगों की आवाज आई, योगिता तुम्हारी फैमिली तो कमाल की है, मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि श्रेया अय्यर तुम्हारे घर आने वाली है। ये न्यूज जैसे ही लोगों ने सुनी कि श्रेया योगिता के घर आने वाली है, वो लोग बीच में खड़ी योगिता को घेर कर खड़े रह गए और योगिता से पूछने लगे, योगिता सचमुच श्रेया अय्यर तुम्हें डांस सिखाने आने वाली है? यह तुमने किया कैसे? उन्होंने तो बड़े बड़े इंटरनेशनल डांस शो में भी जाने से मना कर दिया। आखिर तुमने और तुम्हारी फैमिली ने श्रेया अय्यर को मनाया कैसे? तभी किसी ने कहा, भाई रायचंद्र परिवार की तो बात ही कुछ और है। बीच में खड़ी योगिता रायचंद्र सबकी बातें सुनकर इतरा रही थी और बड़ी ही एटीट्यूड से लोगों से बातें करने लगी। योगिता ने कहा, देखो श्रेया, यहाँ एक इंटरनेशनल इवेंट जज करने आने वाली है। अब जैसे ही इस बात का मेरी मॉम को पता चला, उसने श्रेया को कह दिया कि वह आकर मुझे डांस सिखाए। आफ्टर ऑल माई मॉम नोज माई पैशन फॉर डांसिंग। तो किसी ने कहा, एंड योर पैशन फॉर स्टाइलिंग, आज क्या गजब की खूबसूरत लग रही हो तुम। योगिता ने फ्लाइंग किस देते हुए कहा, थैंक यू। पास खड़े राहुल ने श्वेता से कहा, यह योगिता तो तुम्हारी कजिन है ना? क्या सचमुच उसे डांस सिखाने के लिए श्रेया अय्यर आने वाली है? राहुल के मुंह से यह बात सुनकर श्वेता के चेहरे की हंसी गायब हो गई। अनिका ने श्वेता के चेहरे पर यह एक्सप्रेशन देखकर उससे पूछा, श्वेता, यह राहुल क्या कह रहा है? यह जो लड़की वहाँ खड़ी है योगिता, वह तुम्हारी कजिन है? अनिका की बातों का जवाब देते हुए श्वेता ने कहा, हाँ, योगिता मेरे मामा की बेटी है। श्रेया अय्यर दिल्ली आकर डांस सेशन लेने वाली है। ये सुनकर राहुल एक्साइट हो गया था। वह अचानक दौड़कर योगिता के पास खड़ी भीड़ में लोगों को धकेलकर सबसे आगे पहुंच गया और योगिता से पूछा, क्या हम भी तुम्हारे डांस सेशन अटेंड कर सकते हैं? आखिर मैं तुम्हारी कजिन श्वेता का दोस्त हूँ। अनिका ने देखा कि योगिता जो लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी, उसने राहुल की बात सुनकर बड़ी एटीट्यूड से अनसुनी कर दी। देखने में योगिता किसी सोशल मीडिया स्टार जैसी लग रही थी, जिसकी टैलेंट सिर्फ इतनी थी कि उसकी किसी वीडियो को किसी ने वायरल कर दिया था और वह रातों रात स्टार बन गई थी। पैसे और पॉपुलैरिटी का घमंड योगिता के चेहरे से साफ नजर आ रहा था। टाइट स्कर्ट, टाइट टॉप जो बैकलेस था और मैचिंग एक्सेसरीज पहने योगिता सबसे अलग और सबसे खूबसूरत लगने की कोशिश कर रही थी। भले ही दिखने में योगिता अंजलि मामी से काफी मिलती जुलती थी, मगर योगिता के स्टाइल और एटीट्यूड से उसका एरोगेंस साफ नजर आता था। जबकि अंजलि मामी को देखकर अपने आप मन से रिस्पेक्ट जागती थी। योगिता ने अपने हाथ हवा में उछालकर सबको इशारा करते हुए कहा, लिसन टू मी एवरीबॉडी, मिस श्रेया अय्यर बड़े दिनों बाद दिल्ली आ रही हैं और हमने यह भी सुना है कि उनका शेड्यूल टोटली पैक्ड है।
हाँ, मेरे फैमिली के कुछ ऐसे कांटेक्ट है कि वह थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे ट्रेन करने आने वाली हैं। मगर अफसोस श्वेता, क्लास अटेंड करने ऑलरेडी बहुत लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें या तुम्हारे दोस्त को इस बार चांस नहीं दे सकती। श्रेया अय्यर से डांस सीखने का बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट वह नेक्स्ट टाइम कभी होगा यह कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तुम तो जानती हो श्रेया अय्यर इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे मशहूर हिप हॉप स्टार है। दोबारा उनसे डांस सीखने का मौका दिल्ली वाले को कब मिलेगा यह तो शायद खुद श्रेया भी नहीं बता सकती। और फिर तुम तो जानती हो कि जस्ट बिकॉज यू आर माई कजिन, मैं तुम्हें यह मौका दे दूं तो यह बाकी दिल्ली वालों के लिए काफी इनजस्टिस होगी। योगिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हॉल में खड़े तमाम लोग श्वेता की ओर देखने लगे। लोग जिस तरह से श्वेता को देख रहे थे, श्वेता का चेहरा काफी उतर गया था। योगिता सबके सामने श्वेता को यह फील करवा रही थी जैसे श्वेता योगिता के खानदान के रहमो करम पर जी रही है और बिना उसकी मर्जी के श्वेता कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन योगिता ने इतना कहकर श्वेता को जाने नहीं दिया था। अभी तो श्वेता की इंसल्ट करने में उसे मजा आने ही वाला था। योगिता कैट वॉक करती हुई हॉल के सेंटर में आई। उसके तमाम दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगे। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर योगिता ने अपने पांव क्रॉस कर दिए और अपना नाक ऊंचा करके श्वेता से कहने लगी, तुम अपनी मम्मा से कहकर अपॉइंटमेंट ले सकती हो। अगर तुम्हारी मॉम अपॉइंटमेंट लेती है तो तुम श्रेया की क्लासेज अटेंड कर सकती हो। पर क्या तुम्हारी मॉम की कोई ऐसी कनेक्शन है जो श्रेया तक पहुंच सके? अगर ना हो तो तुम्हारी मॉम से कहो कि मेरी मम्मा की मदद मांगे। मेरी मम्मा काफी हाई प्रोफाइल लोगों को जानती है। उनका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ होता है जो शायद तुम्हारे लिए श्रेया अय्यर की अपॉइंटमेंट दिलवा सके। मल्होत्रा फार्मेसी को जब से नुकसान झेलना पड़ रहा था तब से किशन मामा और अंजलि मामी की इज्जत ऊंचे खानदान में थोड़ी कम हो गई थी। मगर ऐसा भी नहीं था कि अंजलि मामी के भाई भाभी में से किसी ने उनकी अपनी खोई शान वापस पाने में कोई मदद की थी। रायचंद्र परिवार ने कभी भी किशन मल्होत्रा या अंजलि मल्होत्रा को अपने नुकसान से बाहर निकालने में कोई मदद नहीं की थी, न ही अपने फ्रेंड सर्कल में और न ही अपने कनेक्शन को यूज करके रायचंद्र परिवार ने मल्होत्रा फार्मेसी को कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। अभी भी योगिता सबके सामने यही प्रूव करना चाहती थी कि मल्होत्रा खानदान की इज्जत ऊंचे खानदान में अब उतनी नहीं रही है जितनी रायचंद्र परिवार की थी। श्वेता ने अपनी मां की बात को ध्यान में रखकर और अपने इंसल्ट को बर्दाश्त करते हुए अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, नहीं रहने दो, वैसे भी मुझे डांसिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। श्वेता की बात सुनते ही योगिता ने अपने होंठ धीरे से अपने दांत के नीचे दबाए और कहा, क्या सचमुच तुम्हें डांस में इंटरेस्ट नहीं है? यह कहते हुए योगिता ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके श्वेता के बॉयफ्रेंड राहुल की ओर देखा। फिर अपने बालों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसने राहुल से कहा, लड़की को डांस में इंटरेस्ट नहीं है, व्हाट अ शेम। इसके बाद उसने मुड़कर हॉल में खड़े बाकी लोगों को देखा। वो यह देखकर चौंक गए कि उसके आसपास खड़े लोग अब तक उससे फेवर मांग रहे थे कि वह उन्हें श्रेया के डांसिंग सेशन में ले जाएं। वह सब के सब श्वेता के साथ खड़ी हुई लड़की की ओर देखे जा रहे थे। जब पलटकर योगिता ने फिर से उस लड़की की ओर देखा तो वह लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान हो गई। लेगिंग्स और शॉर्ट कुर्ती में वह लड़की बिना मेकअप, बिना ज्वेलरी और बिना स्टाइलिंग के इतनी खूबसूरत लग रही थी। हॉल के सभी लड़के, जिसमें से ज्यादातर लड़के शायद अनिका से कम उम्र के थे, वह सब के सब बस एक नजर अनिका को घूर रहे थे और लड़कियां यह सोच सोचकर हैरान थे कि भला बिना स्टाइलिंग के और बिना मेकअप के कोई लड़की इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग सकती थी। योगिता ने जैसे ही अनिका को देखा, योगिता का चेहरा जेलसी से भर गया था। वह अपने एक हाथ से बाल घुमा रही थी और एक हाथ कमर पर रखकर कैट वॉक करती हुई राहुल और श्वेता के पास आई। योगिता की नजरें अनिका से हट नहीं रही थी। योगिता ने नजरें अनिका पर रखकर श्वेता से सवाल किया, कौन है यह श्वेता? क्या तुम आज यहाँ तुम्हारी आंटी के साथ आई हो? तभी पीछे से किसी ने कमेंट करते हुए कहा, आंटी? अरे क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगा कि श्वेता की छोटी बहन है। अचानक कुछ लड़के पीछे से विसल करने लगे। लड़कों का यह रिएक्शन देखकर योगिता के चेहरे पर जेलसी और गुस्से से लाल हो गया था। योगिता को ऐसे अनकंफर्टेबल देख श्वेता ने बड़े ही आराम से योगिता से कहा, यह मेरी दीदी है, मेरे पापा की भांजी अनिका। अनिका का नाम सुनते ही अचानक योगिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सीटी बजाते हुए योगिता ने कहा,
ओह, तो तुम हो वह लड़की अनिका, समझ गई। योगिता ने अनिका को ऊपर से नीचे तक देखा और अनिका के गोल घूमते हुए कहा, मानना पड़ेगा श्वेता, तुम्हारी दीदी को। इसकी फिगर देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि यह एक बच्चे की माँ है। बट आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ लड़कियां अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकती और शादी से पहले कम उम्र में ऐसी गलतियां कर जाती हैं। यह बात सुनते ही सारे हॉल में खड़े लड़के और लड़कियां एकदम से शॉक हो गए। अनिका की ओर देखकर कोई यह नहीं बता सकता था कि यह एक बच्चे की माँ थी। जब योगिता ने देखा कि अब तक अनिका को घूर रहे लड़के अब एकदम से सरप्राइज हो गए थे, योगिता एक फेक ड्रामा करते हुए अनिका से कहने लगी, ओ सॉरी बाय मिस्टेक मैंने सच्चाई बता दी। वो क्या है ना, सच बोलने से पहले मैं कभी सोचती नहीं हूँ, सीधा जो मुंह में आता है वह कह देती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड, राइट। लोगों के लिए बिना शादी के प्रेगनेंसी एक इमोरल बिहेवियर मानी जाती थी, लेकिन अगर कोई फैमिली उसे छुपा नहीं सकती थी तो इसकी पब्लिसिटी भी करना नहीं चाहती थी। मगर आज योगिता ने जानबूझकर यह बात सबके सामने अनाउंस की थी। हॉल के कोने में खड़ी एक लड़की ने कमेंट पास करते हुए कहा, शक्ल से कितनी खूबसूरत और भोली लगती है यह लड़की। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह एक बच्चे की माँ होगी। तभी उसके पास खड़ी एक लड़की ने उसकी कमेंट का जवाब देते हुए कहा, लगता है आज रात डांसिंग फ्लोर पर कोई पार्टनर ढूंढने आई हो। यू नो, ऐसी लड़कियां वन नाइट स्टैंड में बिलीव करती हैं। ऐसी बातें सुनकर श्वेता उन सभी पर गुस्सा करते हुए कहने लगी, शट अप यू इडियट्स, मेरी बहन यहाँ डांस सीखने आई है। अगर किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन है तो वह ये हॉल छोड़कर जा सकता है। तभी अचानक योगिता श्वेता से हमदर्दी का नाटक करते हुए कहने लगी, अरे तुम तो छोटी सी बात पर गुस्सा हो गई। डोंट गेट एग्री बेबी, आफ्टर ऑल आर कजिन। योगिता ने कोने में खड़े लड़कों को आंख मारकर श्वेता से पूछा, क्या अनिका के पास कोई डांसिंग पार्टनर है? श्वेता ने रूम में खड़े लड़कों की ओर देखा। अभी थोड़ी देर पहले अगर यह सवाल पूछा गया होता तो शायद रूम में खड़ा हर लड़का अनिका के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाता। मगर डांसिंग हॉल में आए लगभग सभी लड़के या तो अपनी गर्लफ्रेंड या तो अपनी किसी न किसी फैमिली मेंबर के साथ आया था। योगिता की मुंह से अनिका के लिए ऐसी बात सुनने के बाद कोई भी लड़का अनिका के साथ डांस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा करने पर शायद बाकी के लोग उन्हें जज करने लगेंगे। श्वेता लड़कों के रिएक्शन देखकर बहुत नाराज हो गई। तभी श्वेता के कंधे पर अनिका ने हाथ रखा और कहा, इट्स ओके, यू एंजॉय योर डांसिंग। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही अनिका ने श्वेता को यह कहा, डांस हॉल की लाइटिंग डिम हो गई और देखते ही देखते सारा माहौल बिल्कुल रोमांटिक हो गया। एक ट्रेडिंग म्यूजिक पर डांस टीचर की एक एंट्री हुई। डांस टीचर को देखकर सारे लोग उन्हें चीयर करने लगे और देखते ही देखते सारे लड़के लड़कियां अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे। अनिका एक कोने में बैठकर सबको डांस करते हुए देखने लगी थी। कुछ देर लोगों की डांसिंग देखने के बाद अनिका अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगी। गेम खेलते हुए भी अनिका की नजर श्वेता पर थी, जो राहुल के साथ बीचों बीच डांस कर रही थी। राहुल की डांसिंग एबिलिटी काफी अच्छी थी। वो एक प्रोफेशनल की तरह डांस कर रहा था। डांस स्टाइल में लड़के की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसकी स्ट्रेट भी बहुत जरूरी होती है। लड़का जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही अच्छे से लड़की को डांस करते वक्त लीड कर पाएगा, और वह पेयर जिसमें लड़का सबसे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग होगा, अक्सर वही कपल सबसे अच्छा डांस कर सकता था। राहुल और श्वेता देखते ही देखते सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे। लोगों की नजर इस कपल से हट नहीं रही थी। उनके मूव्स, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके स्टेप देखकर किसी नॉन डांसर को भी डांस करने का मन हो जाता था। थोड़ी देर में अचानक ही म्यूजिक एकदम रोमांटिक ट्रैक पर बजने लगा। राहुल ने श्वेता को कमर से पकड़ लिया और दोनों रिदम में साथ साथ डांस करने लगे। वहीं डांस करते हुए श्वेता सारा वक्त अपनी बहन के बारे में सोच रही थी। वह अनिका को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि वह उसे डांस सिखा सके। तभी अचानक श्वेता के मन में एक ख्याल आया। श्वेता ने राहुल से कहा, राहुल, क्यों ना तुम थोड़ी देर अनिका दीदी के साथ डांस करो। यह कहते हुए श्वेता के मुंह पर एक स्माइल आ गई। मगर राहुल ने श्वेता की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मगर मैं अनिका के साथ डांस नहीं कर सकता। जरा सोचो, वह बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई है। उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उसके इरादे क्या हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, यह हम सब नहीं जानते। आखिर तुम पिछले कुछ ही दिनों से उसे जानती हो और अभी अभी सब लोगों को उसकी असलियत पता चली है।
अगर मैं उनके साथ डांस करूंगा तो लोग मेरे बारे में भी बातें करेंगे। तुम तो जानती हो ऐसी बातें दिल्ली के सोशल नेटवर्क में कितनी जल्दी फैलती है। मुझे लगता है कि मुझे अनिका से दूर ही रहना चाहिए। और एक बात कहूँ, तुम्हें भी उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। राहुल के मुंह से यह बात सुनकर श्वेता ने अपनी कमर से राहुल का हाथ हटाकर कहा, तुम मेरी बहन के बारे में जानते ही क्या हो? क्या तुम जानते हो उसकी प्रेगनेंसी कैसी हुई है? बिना किसी को सोचे समझे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और एक बात, अगर तुम मुझे मेरी दीदी से दूर रहने की सलाह दोगे तो बेशक मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। श्वेता की यह बात सुनकर राहुल ने मुस्कुराते हुए फिर से उसकी कमर पर हाथ रखा और डांस करना शुरू कर दिया। राहुल ने श्वेता को गोल घुमाते हुए उससे कहा, चलो ठीक है, तुम जीत गई और मैं हार गया, मगर सच कहूँ तो अनिका को देखकर लगता नहीं कि वह डांस कर पाएगी। और फिर तुम जानती हो कि मैं प्रोफेशनल की तरह डांस करता हूँ। मेरे मूव्स उसके मूव्स के साथ मैच नहीं करेंगे। सीखने की जगह शायद उसका मोरल कम ना हो जाए। लोग उस पर हंसेंगे, वह अलग। मुझे लगता है कि उसके लिए उसके जैसा ही कोई पार्टनर हमें ढूंढना चाहिए, ना कि मेरे जैसा कोई डांसिंग सुपरस्टार। यह कहते हुए राहुल ने श्वेता का हाथ पकड़कर उसे फिर से गोल घुमा दिया। फिर इससे पहले कि श्वेता अपना बैलेंस खोकर नीचे गिरे, उसने कमर से उसे पकड़ लिया। आसपास खड़े लोग राहुल के डांस की तारीफ करने लगे। जैसे ही म्यूजिक का पहला राउंड खत्म हुआ, राहुल और श्वेता ने बो डाउन करके सबकी तालियों के बीच सबको थैंक यू कहा। श्वेता ने राहुल से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अनिका दीदी को लेकर आती हूँ। अब अगला राउंड तुम अनिका दीदी के साथ डांस करना। यह कहते हुए बेहद खुश श्वेता जल्दी जल्दी अनिका के पास गई। थोड़ी देर पहले श्वेता राहुल की बात से नाराज थी क्योंकि उसने अनिका दीदी के बारे में ऐसी बात कही थी, मगर कुछ देर बाद श्वेता को भी यह रियलाइज हुआ कि चाहे कुछ भी हो, राहुल यह बात नहीं जानता था कि अनिका कौन सी परिस्थितियों से गुजरी थी। नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी अनिका की प्रेगनेंसी के बारे में सुनता तो बिल्कुल वैसा ही सोच रखता जैसा राहुल ने सोचा था। वहाँ पीछे योगिता राहुल और श्वेता की जोड़ी को देखकर मन ही मन जलने लगी थी। योगिता खुद एक बहुत अच्छी डांसर थी, मगर उसका पार्टनर राहुल की तरह स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल नहीं था। हालांकि योगिता का पार्टनर भी अच्छा डांसर था, मगर इस डांस फ्लोर पर राहुल का कोई जवाब ही नहीं था। और ऐसे डांस फॉर्म में अगर लड़का स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल हो तो लड़की भी खुलकर डांस कर सकती थी। योगिता वह जानती थी कि अगर उसे फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है तो उसे अपना पार्टनर बदलकर राहुल के साथ डांस करना होगा। योगिता बड़े ही धीमे कैटवॉक करती हुई राहुल के पास गई और राहुल से कहा, हाय हैंडसम, आई लव योर मूव्स। राहुल योगिता को इस तरह अपने सामने देखकर चौंक गया। राहुल का सीना और चेहरा हल्के पसीने से चमकने लगा था। योगिता बड़े ही प्यार से राहुल की आंखों में देखने लगी। थोड़ी देर दोनों खामोश खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे। श्वेता वहाँ खुशी खुशी दौड़कर अनिका के पास आई। श्वेता ने देखा कि इतनी लाउड म्यूजिक में भी अनिका बैठे बैठे दीवार पर सर रखकर सो गई थी। श्वेता ने अनिका को जोर से हिलाकर जगाया। फिर श्वेता ने अनिका को खुशी खुशी यह बताया कि अगले राउंड में उसके लिए एक डांसिंग पार्टनर मिल गया है। अनिका ने मुस्कुराते हुए श्वेता से पूछा, किसकी सामत आई है जो मेरे साथ डांस करने वाला है? इससे पहले कि श्वेता अनिका को कुछ बताती, श्वेता ने देखा कि राहुल और योगिता एक साथ चलकर श्वेता के पास आ रहे थे। योगिता को राहुल के साथ देखकर श्वेता थोड़ी हैरान हो गई। जैसे ही योगिता और राहुल अनिका और श्वेता के पास आए, योगिता ने मुस्कुराते हुए श्वेता से कहा, वाह श्वेता, तुम्हारे पार्टनर ने तो आज पूरी डांसिंग फ्लोर पर धूम मचा दी। मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को। सारे मेल डांसर एक तरफ और राहुल की डांसिंग एक तरफ। भाई, इस बात को तो मैं भी मानती हूँ। अगर लड़कियों में सबसे अच्छी डांसर मैं हूँ तो आई एम श्योर कि लड़कों में सबसे अच्छा डांसर इस वक्त इस फ्लोर पर अगर कोई है तो वह है राहुल। यह कहते हुए योगिता ने अपना हाथ राहुल के हाथ में दे दिया और श्वेता से कहा, अगले राउंड में राहुल मेरा डांसिंग पार्टनर होगा। योगिता ने कहा, सॉरी श्वेता, वो क्या है ना, मेरा पार्टनर मेरे डांसिंग स्टाइल को मैच नहीं कर पाता और राहुल इस वक्त हमारे क्लास का बेस्ट डांसर है, तो मैंने सोचा कि दोनों बेस्ट डांसर की मिलकर अगर जोड़ी बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। और मैं राहुल को श्रेया के पास भी ले जा रही हूँ। श्रेया से अगर इसे थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए तो यह राहुल और हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द न्यू बिगनिंग। तुम्हें क्या लगता है राहुल? राहुल ने भी अपना एक हाथ योगिता के कंधे पर रखते हुए कहा, डेट्स राइट योगिता। श्वेता पूरी तरह से अंदर से टूट गई थी।
राहुल को इस तरह योगिता के साथ देखकर श्वेता की आंखें अचानक नम हो गई। मन ही मन श्वेता सोचने लगी कि जिस इंसान ने अभी अभी उसकी दीदी अनिका के साथ सेकेंड राउंड में डांस करने का वादा किया था, वह अचानक बदल कैसे गया था। राहुल अब अचानक योगिता के साथ डांस करने वाला था। राहुल श्वेता की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रहा था, मगर इतना गिल्ट महसूस करने के बावजूद उसका डिसीजन पक्का था। वह अगले राउंड में योगिता के साथ डांस करने वाला था। श्वेता राहुल के इस बिहेवियर से इतनी गुस्सा हो गई थी कि उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। गुस्से से लाल आंखों से उसने राहुल को देखा, मगर राहुल की उससे नजर मिलते ही वह यहाँ वहाँ देखने लगता। राहुल को हमेशा से पता था कि योगिता श्वेता को नीचे दिखाने का मौका कभी नहीं छोड़ती थी। फिर भी राहुल ने योगिता का साथ देने का फैसला किया था। नम आंखों से और धीमी आवाज में श्वेता ने राहुल से फिर एक बार पूछा, क्या तुम सचमुच ऐसा करने वाले हो? कहीं न कहीं श्वेता को ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा था, मगर राहुल के जवाब ने श्वेता का शक भी दूर कर दिया। राहुल ने श्वेता से कहा, देखो डांस सिर्फ मेरी हॉबी नहीं बल्कि मेरा पेशा है। तुम तो जानती हो मुझे इंटरनेशनल वॉलरूम डांसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अगर मुझे मिस श्रेया से कोई डांसिंग टिप्स मिल जाती है तो मुझे लगता है यह मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। श्वेता ने एक लंबी सांस लेकर कुछ देर सोचने के बाद राहुल से कहा, ठीक है राहुल, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं तुम्हें चुनने का मौका देती हूँ, या तुम मेरे डांस पार्टनर बने रहो या हम आज ही इसी वक्त ब्रेकअप करेंगे। और एक बार मुझसे ब्रेकअप हो गया तो तुम चाहे जिसके साथ डांस कर सकते हो। श्वेता के मुंह से ऐसी शर्त सुनकर राहुल गुस्से से कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? राहुल को शांत करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर योगिता ने राहुल से कहा, कम डाउन राहुल। लो मेंटलिटी लड़कियों के साथ अक्सर यह होता है। देखो श्वेता, मैं सिर्फ राहुल के साथ डांस करना चाहती हूँ, इसमें इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी नैरो थिंकिंग की लड़की हो तुम। इस तरह राहुल को इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम उसे अपनी मुट्ठी में दबा के रखना चाहती हो। आज मल्होत्रा की इतनी हैसियत नहीं है कि वह श्रेया अय्यर को अपनी बेटी को ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सके। आखिर किसी का क्या दोष है? अगर मैं राहुल को थोड़ी सी मदद करना चाहूँ और उसे श्रेया के अंदर ट्रेनिंग मिल जाए तो उसमें गलत क्या है? अगर तुम उसके लिए कोई अच्छा टीचर नहीं ला सकती और मैं उसके लिए एक अच्छा ट्रेनर लाऊं, तो तुम्हें मुझसे जेलसी क्यों है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इतनी अच्छी ट्रेनर के अंदर ट्रेन होने का मौका मिलेगा। कितनी गलत बात है कि तुम्हारा खानदान श्रेया को नहीं बुला सकता। इसकी सजा तुम मुझे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड राहुल को दोगी। हाउ अनफेयर इज दिस? अगर मेरी जगह तुमने भी राहुल को श्रेया के अंदर ट्रेन करने का मौका दिया होता तो आज उसे यह करना ही नहीं पड़ता। राहुल के बर्ताव से पहले से श्वेता टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे, मगर बहुत हिम्मत करके उसने अपने आंसू रोक रखे थे। वह जानती थी कि उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर योगिता और बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी। थोड़ी देर श्वेता की हालत का मजा लेने के बाद जब योगिता राहुल का हाथ पकड़कर जाने लगी तो पीछे से अनिका ने आवाज दी, किसने कहा कि मल्होत्रा खानदान श्रेया अय्यर को नहीं बुला सकता? आसपास खड़े सारे लोग अनिका की ओर देखने लगे। अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने हाथ में अपना मोबाइल फोन घुमाते हुए कहा, आप लोगों से किसने कह दिया कि मल्होत्रा खानदान श्रेया अय्यर को इनवाइट नहीं कर सकता? श्रेया की पीठ थपथपाते हुए उसने श्वेता से कहा, अगर तुम श्रेया की इतनी बड़ी फैन हो तो जब वह दिल्ली आएगी तो हम उसे फोन करके अपने घर बुला लेंगे। वहीं पर श्रेया तुम्हें थोड़ी गाइडलाइन भी दे देगी। अनिका के मुंह से यह बात निकलते ही योगिता और उसके फ्रेंड्स खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने तुरंत योगिता का हाथ छुड़ाते हुए अनिका से पूछा, क्या सचमुच तुम श्रेया अय्यर को अपने घर बुलाने वाली हो? राहुल की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह श्रेया अय्यर का बहुत बड़ा फैन था। राहुल किसी फेमस खानदान को बिलोंग नहीं करता था, मगर फिर भी श्वेता ने और लड़कियों की तरह कभी राहुल के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया था। श्वेता ने हमेशा राहुल की क्वालिटीज, उसके टैलेंट को प्यार किया था। बाकी बड़े खानदान की लड़कियां सिर्फ बड़े खानदान के लड़कों के साथ ही डेट करती थी। एक बार जब राहुल ने अपनी कमाई से 500 का नेकलेस लाकर श्वेता को दिया था, तब श्वेता ने अपने गले से महंगा हार निकालकर राहुल का दिया हुआ बेहद एवरेज हार बहुत ही प्यार से पहन लिया था, क्योंकि उसके लिए राहुल की इमोशंस की ज्यादा वैल्यू थी। हालांकि श्वेता को डांस का शौक नहीं था, मगर क्योंकि राहुल डांस के लिए इतना पैशनेट था, श्वेता ने बहुत एफर्ट लगाकर डांसिंग सीखी थी।
श्वेता अपना ज्यादातर वक्त पढ़ाई में और लेबोरेटरी में ही बिताती थी, मगर राहुल, जो कि इन सब चीजों से हमेशा दूर रहता था, जब भी कहता श्वेता किसी भी तरह टाइम निकालकर राहुल की खुशी में शामिल होने चली आती। राहुल जिस घर में रहता था वह घर श्वेता के बेडरूम जितना था, मगर उस छोटी सी जगह में बैठकर भी मुस्कुराते हुए श्वेता हमेशा राहुल से कहती थी, छोटी जगहों में मुझे ज्यादा अपनापन महसूस होता है। अमीर खानदान की होने के बावजूद श्वेता में उन लड़कियों जैसे नखरे बिल्कुल नहीं थे। जब भी लोग राहुल और श्वेता को साथ में देखते तो यही कहते कि राहुल बहुत लकी है, जिसे श्वेता जैसी अमीर खानदान की समझदार लड़की मिली थी। दरअसल राहुल की पर्सनालिटी में जितने भी चेंज आए थे उसमें श्वेता का काफी बड़ा हाथ था, और आज राहुल का यह बिहेवियर देखकर श्वेता को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। राहुल ने फिर से श्वेता के पास आकर उसका हाथ पकड़कर पूछा, बोलो ना, क्या सचमुच अनिका श्रेया अय्यर को जानती है? पीछे खड़ी एक योगिता की फ्रेंड ने श्वेता से कहा, तुम्हारी कजिन लगता है बहुत बड़ी ब्लफ मास्टर है। क्या उसे पता भी है कि श्रेया अय्यर कौन है? श्रेया अय्यर कोई मॉडलिंग एजेंसी की कास्टिंग मॉडल नहीं है, बहुत बड़ी डांसिंग सेशंस है। लंदन, पेरिस से बड़े बड़े घराने श्रेया अय्यर को अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए इनवाइट करते हैं और करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार होते हैं। उसकी डांसिंग वीडियोज 2 मिनट में 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर देती है। उसके मूव्स देखकर बड़े बड़े फिल्म मेकर उसे अपनी फिल्म में कास्ट देने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तभी किसी और फ्रेंड ने अनिका के पास जाकर कहा, इतना ही नहीं, हमारी दिल्ली और इंडिया की शान सिमरन मेहरा भी अपनी बेटी को डांस सिखाने के लिए श्रेया अय्यर के पीछे लगी होती है। इंडिया की डांसिंग सेशंस सिमरन मेहरा खुद कई बार श्रेया से डांस कंपटीशन हार चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि श्रेया बेस्ट नहीं है, शी इज द बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट। और तुमने इतनी आसानी से कह दिया श्रेया तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर आ जाएगी और तुम्हारे साथ खाना खाकर चाय पीकर चली जाएगी। यह बात सुनकर हॉल में खड़े सारे लोग अनिका और श्वेता पर हंसने लगे। फिर किसी ने कहा, अरे हमने हमारे क्लासेज में एक बार सिमरन मेहरा को बुलाया था कि हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दे। जब उसी के यहाँ आने से मना कर दिया था तो फिर श्रेया इसके घर पर जाकर चाय पीते पीते इसकी बहन को डांस सिखाएगी। यह बात कुछ हजम नहीं हुई। आसपास खड़े लोग फिर से अनिका की बात पर हंसने लगे। तभी एक अमीरजादे ने नशे की हालत में अनिका के पास आकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मल्होत्रा के पास बहुत पैसा है जो वह श्रेया दुम हिलाती हुई तुम्हारे पास आ जाएगी? अरे भाई, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, वह मल्होत्रा खानदान से कम 100 गुना ज्यादा पैसे वाले हैं। जब इनके बुलाने पर वह नहीं आती तो फिर एक साधारण से मल्होत्रा खानदान के बुलाने से वो उनके घर चाय पीने जाएगी। यह बात सोचकर ही हंसी आती है। जैसे ही हॉल में खड़े लोग फिर से हंसने लगे, योगिता ने अपने हाथ ऊपर करके सबको शांत रहने का इशारा किया। फिर धीरे से कैट वॉक करते हुए अपने हील जमीन पर पटकते हुए वह अनिका के पास आई और सबसे कहने लगी, देखो, यह लड़की मेरे ख्याल से ऊंचे खानदान के लोगों के साथ कभी मिली जुली तो नहीं। इसे पता नहीं यहाँ फेंकने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन चलो पहली बार है, सब लोग इसे माफ कर दो। अब चलो भी इस बात को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। चलो आप लोग दूसरे राउंड की तैयारी कीजिए, बहुत एंटरटेनमेंट हो गया। हाथ के इशारे से योगिता सबको अपने अपने पोजीशन पर लौटने को कहने लगी। सारे लड़के लड़कियां फिर से अपनी पोजीशन पर जाकर खड़े हो गए। हॉल की लाइट्स डिम हो गई और दूसरी तरफ का म्यूजिक बजने लगा। सारे लड़के लड़कियां अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगी। श्वेता की आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे, तभी अनिका ने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर डांस हॉल से बाहर ले गई। डांस हॉल से थोड़ी दूर पार्किंग एरिया में जाते ही श्वेता फुट फुट कर रोने लगी। आते जाते लोग मुड़ मुड़ कर श्वेता और अनिका को देख रहे थे। पार्किंग एरिया में लगी नियॉन लाइट्स में श्वेता के आंसू तो नहीं नजर आ रहे थे, मगर लोगों को उसकी शीशियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अपनी कार के बोनट से लगकर अनिका ने अपने हाथ पर हाथ चढ़ा लिया और चुपचाप श्वेता को देखने लगी। उसे पता था कि आज न सिर्फ दोस्तों के सामने श्वेता की इंसल्ट हुई थी, बल्कि उसे किसी ऐसे इंसान ने इतना बड़ा धोखा दिया था जिससे वह बेहद प्यार करती थी और शायद सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा करती थी। थोड़ी देर के लिए अनिका को श्वेता पर गुस्सा भी आया। आखिर उसकी बहन होकर श्वेता इतनी कमजोर कैसे हो सकती थी? मगर अनिका इतनी समझदार जरूर थी कि वह यह बात समझ पाती कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। और फिर श्वेता दिल की बहुत साफ थी और शायद उसे दुनिया के सभी लोग अपने जैसे ही लगते थे। अनिका एक झटके से कार की बोनट से उतरी और फिर से श्वेता का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगी।
पीछे चल रही श्वेता ने अनिका से कहा, दीदी यह आप क्या कर रही हैं? मुझे वापस वहाँ नहीं जाना। मैं वहाँ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। दीदी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू गो देयर अगेन। आगे चल रही अनिका की आंखों में बहुत गुस्सा था। अनिका ने बिना पीछे मुड़े श्वेता से कहा, जब तक वह लड़का तुमसे माफी नहीं मांगता हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। श्वेता ने अनिका को रोकते हुए कहा, प्लीज दीदी प्लीज मेरी बात मानिए, मुझे वहाँ फिर से राहुल के पास नहीं जाना। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ अभी, और वैसे भी वह इस वक्त मुझसे माफी नहीं मांगेगा। उसके सर पर उस श्रेया अय्यर का भूत सवार है, उसके आगे उसे कुछ नहीं दिखेगा, न मैं और न ही मेरा प्यार। अनिका ने धीरे से श्वेता का हाथ छोड़ते हुए श्वेता से पूछा, तो फिर क्या मैं श्रेया अय्यर को यहाँ ले आऊं, तब वो तुमसे माफी मांगेगा? अनिका की इस बात पर जवाब देते हुए श्वेता ने कहा, अगर श्रेया से मिलने का मौका मिले तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अनिका ने बिना सोचे श्वेता से कह दिया, तो फिर ठीक है मैं श्रेया को ले आऊंगी। अनिका की इस बात पर श्वेता उसे घूर कर देखने लगी। श्वेता को अब तक लग रहा था कि अनिका ने अंदर जो कुछ भी कहा था वह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा झूठ कहा था, मगर इस वक्त जब वह अनिका का चेहरा देख रही थी तो उसे अनिका का चेहरा देखकर एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि अनिका उसके साथ कोई मजाक कर रही थी। अनिका की आंखें बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी। कांपते हुए होठों से श्वेता ने अपने आंसू पोंछे और अनिका से पूछा, क्या तुम सचमुच श्रेया को जानती हो? अनिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए श्वेता के गालों पर हाथ रखकर कहा, श्रेया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम एक बार न्यूयॉर्क में मिले थे, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और मेरे कहने पर वह जरूर तुमसे मिलने आएगी। अनिका की बात सुनकर श्वेता चौंक कर सरप्राइज हो गई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका ने श्वेता से कहा, चलो मान लो मैं श्रेया को बुला लेती हूँ, फिर राहुल तुमसे माफी भी मांग लेगा, तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आएगा। मगर श्वेता क्या तुम मुझे एक बात की गारंटी दे सकती हो कि एक बार वह फिर से वापस आने के बाद हमेशा तुम्हारा बनकर रहेगा? फिर उसे किसी चीज की लालच होगी और फिर से तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें दुख देगा। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो श्वेता। अच्छे बुरे की पहचान तुम में है, तुम्हारा फैसला तुम्ही को लेना है। बस तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। बोलो, क्या यह तुम गारंटी दे सकती हो कि अगर मैं राहुल को तुम्हारी जिंदगी में वापस ले आऊँ तो फिर वह हमेशा के लिए तुम्हारा ही बनकर रहेगा? और अगर तुम इस बात की गारंटी नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे कहती हूँ कि भूल जाओ इस लड़के को हमेशा के लिए। अनिका की आंखों में राहुल के लिए गुस्सा और खुद के लिए प्यार देखकर श्वेता बहुत कंफ्यूज हो गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि वह अपने दिल की सुने जो राहुल को बहुत प्यार करता था, या फिर अपनी बड़ी बहन की सुने जिसे जिंदगी का तजुर्बा श्वेता से ज्यादा था।